नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने कोर्ट से जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया था। कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सोमवार को आश्वासन दिया था कि वो चैम्बर में याचिकाओं को देखेंगे और उन्हें सुनवाई के लिए लगाने पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई की अनुमानित तारीख 15 अप्रैल लिखी है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। केंद्र ने एक तरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए दाखिल कैविएट किया। सरकार ने वक्फ कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उसका पक्ष सुने बिना आदेश न देने की मांग की है। अब तक इस मामले में 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कांग्रेस ने अपने भविष्य की सियासी दशा और दिशा को तय करने के लिए बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात को चुना है। कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में मंगलवार से शुरू हो गया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत है। यह हास्यास्पद है कि आज वो संगठन जिसका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, उनकी विरासत का दावा कर रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि आज भाजपा और संघ परिवार के लोग गांधी से जुड़ी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें उनके वैचारिक विरोधियों को सौंप रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में सर्व सेवा संघ पर भी कब्जा कर लिया है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात विद्यापीठ में क्या हुआ। खड़गे ने कहा कि भाजपा जानबूझकर नेहरू पटेल को एक दूसरे का विरोधी बताती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से कई राष्ट्रीय नायकों को लेकर एक सुनियोजित साजिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, जिसका पिछले 140 वर्षों से देश की सेवा और लड़ाई का गौरवशाली इतिहास है। खड़गे ने अहमदाबाद में कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में कहा कि अंबेडकर ने खुद 25 नवंबर 1949 को संविधान में अपने अंतिम भाषण में कहा था कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बिना संविधान नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन जब संविधान बना तो आरएसएस ने गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस की खूब आलोचना की। उन्होंने रामलीला मैदान में संविधान और इन नेताओं के पुतले जलाए। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान मनुवादी आदर्शों से प्रेरित नहीं है। मोदी सरकार ने गांधी, अंबेडकर का अपमान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने संसद परिसर से उनकी भव्य मूर्तियों को हटाकर और उन्हें एक कोने में रखकर गांधी और बाबा साहेब का अपमान किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहेब का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप लोग अंबेडकर 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 करते रहते हैं। खड़गे ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान और संविधान निर्माताओं दोनों का सम्मान करती है और इसकी रक्षा करना जानती है। सरदार पटेल साहेब और हमारे दिलों में, हमारे विचारों में रहते हैं। हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इसी सोच को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद में सरदार पटेल संग्रहालय में CWC की बैठक आयोजित की है। तमिलनाडु के एमके स्टालिन सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाली की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कोई बाधा पैदा ना हो। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कहा गया था कि राज्यपाल RN रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक कर रखा है। तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि के द्वारा बिल रोके जाने पर जस्टिस JB पार्थिवाला और जस्टिस RN महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल द्वारा इन 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना है। यह कार्रवाई रद्द की जाती है। राज्यपाल की सभी कार्रवाई अमान्य है। बेंच ने कहा कि राज्यपाल रवि ने भले मन से काम नहीं किया। इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल को भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को निर्देश दिया कि उन्हें अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय समय सीमा में करना होगा, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल रोकें या राष्ट्रपति के पास भेजें, उन्हें यह काम मंत्रिपरिषद की सलाह से 1 महीने के अंदर करना होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वो राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर नहीं कर रहा, लेकिन राज्यपाल की सारी कार्यवाही संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए।
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने कहा है, इतनी कड़ी फटकार हाल के वर्षों में शायद ही किसी गवर्नर को मिली हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर तमिलनाडु आर.एन. रवि को मिली है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की ये बड़ी जीत है। अब रवि साहब क्या करेंगे? केंद्र अब उनको किसी अन्य राज्य में भेजेगा या इस्तीफा देने को कहेगा? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी वाले मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए कहा है कि न्यायपालिका के निर्णय के बाद पश्चिम बंगाल में हजारों शिक्षकों ने नौकरी खो दी है। ऐसे में वो सरकार से ये सुनिश्चित कराने का आग्रह करें कि जो उम्मीदवार निष्पक्ष तरीके से चुने गए हैं उन्हें नौकरी जारी रखने की अनुमति दी जाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि शिक्षक शिक्षा अधिकार मंच के माध्यम से प्रभावित शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की और विशेष रूप से आपको पत्र लिखने का अनुरोध किया। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में गंभीर गड़बड़ियां पाई और पूरी प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद शिक्षकों और बर्खास्त कर्मचारियों की उम्मीद टूट गई है। दोनों ही फैसलों में पाया गया है कि कुछ उम्मीदवार बेदाग थे और निष्पक्ष तरीके से चुने गए थे और कुछ दागी थे जो अनुचित तरीके से चुने गए थे। इस फैसले के बाद दोनों ने ही नौकरी खो दी है। राहुल गांधी ने लिखा कि भर्ती के दौरान किसी भी अपराध पर कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधी को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन बेदाग शिक्षकों के साथ दागी का व्यवहार करना अन्याय है। राहुल गांधी ने पत्र में कहा है कि अधिकांश बेदाग शिक्षक लगभग 1 दशक से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्हें नौकरी से निकालने पर लाखों छात्र बिना शिक्षकों के पढ़ाई करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं बेदाग शिक्षकों की बर्खास्तगी से उनका मनोबल गिर जाएगा और सेवा भाव खत्म हो जाएगा। इनके परिवारों को आय के एकमात्र स्रोत से वंचित होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। अब हिंसा से जुड़े मामले को लेकर एसआईटी की टीम जांच कर रही है। एसआईटी ने आज संभल से सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की। सपा सांसद से 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद सपा नेता बर्क ने कहा कि अभी इस पर बात नहीं करेंगे। मुंबई में आयोजित ग्लोबल फोरम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साल 2029 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में सोचने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि 2029 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया था कि आरएसएस पीएम मोदी के उत्तराधिकारी का चयन करेगा। पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। केदार जाधव ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में पूरे भारत को एक विकसित भारत बनाया है। जैसे ही विकास के मामले में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस अलग स्तर पर ले गए हैं, इसी कारण में अब बीजेपी में शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। इस मामले में 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और 6 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। बता दें, लड़की के साथ 29 मार्च से 4 अप्रैल तक अलग अलग जगहों पर गैंगरेप किया गया। इस मामले में लड़की की मां ने शिकायत दर्ज की और एफआईआर में 12 अभियुक्तों के नाम हैं और 11 लोग अज्ञात हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को चीन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अब इस पर चीन ने भी पलटवार किया। ट्रंप की धमकी को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक और बड़ी गलती बताया है। मंत्रालय ने कहा कि वो अमेरिका के किसी भी धमकाने वाले बर्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और वो आखिर तक टैरिफ के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। चीन की सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस मुद्दे पर अपने अखबार पीपल्स डेली में लिखा है। इस लेख में कहा गया है कि चीन की प्रतिक्रिया उचित, कानूनी, मजबूत और संयमित है, जबकि अमेरिका का रवैया दिखाता है कि वो दुनिया में अपनी ताकत दिखाना चाहता है। इस लेख का शीर्षक है, दबाव और धमकी से चीन को संभालना सही तरीका नहीं है। इस लेख में ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते हुए लिखा गया है कि अमेरिका टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि चीन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बराबरी का समर्थक है। ट्रंप के टैरिफ पर चीन से लेकर बाकी देश लगातार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी शांत हैं। इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने कहा है कि जब भारत समेत पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ हमले से जूझ रही है, तो प्रधानमंत्री के ट्वीट्स में उनका जिक्र तक नहीं है।
क्या पीएम मोदी देश और दुनिया की कोई चिंता नहीं है या फिर उन्हें इसकी समझ नहीं है? उन्होंने ये काम नौकरशाहों के लिए छोड़ दिया है और वो मुद्रा योजना, विश्व स्वास्थ्य दिवस आदि पर विचारते रहे हैं। बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर जारी है। मोहम्मद यूनुस के राज में देश का हाल बेहाल है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश को एक मैसेज दिया। शेख हसीना ने अपने समर्थकों से कहा कि अल्लाह ने मुझे किसी कारण से जिंदा रखा है और वो दिन आएगा जब वो अवामी लीग के सदस्यों को निशाना बनाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर भी निशाना साधा और उन्हें ऐसा शख्स बताया जिसने कभी भी लोगों से प्यार नहीं किया। शेख हसीना ने कहा कि उन्होंने ऊंची ब्याज दरों पर छोटी रकम उधार दी और उस पैसे का इस्तेमाल विदेश में ऐशो आराम से रहने में किया। हम अब उनके दोगलेपन को समझ नहीं पाए, इसलिए हमने उनकी बहुत मदद की, लेकिन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने खुद के लिए अच्छा किया, फिर सत्ता की ऐसी लालसा पैदा हुई जो अब बांग्लादेश को जला रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.